हेलो और नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सोनू सिंह और हेलो मित्र के इस एपिसोड में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे आज के इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं श्री अंकित पांडे जी। आप ड्रीम गुरुकुल संस्था है मुगलसराय में, उसके आप डायरेक्टर हैं, ओनर हैं और काफ़ी सफलतम संस्थान है क्योंकि अभी हाल ही में आईसीएसई बोर्ड का रिजल्ट आया है और उसमें बच्चों ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया। और साथ ही साथ जो आपकी संस्था है ड्रीम गुरुकुल, वो आईआईटी और नीट के लिए बच्चों को ट्रेन करती है, गाइड करती है। तो आइए हम अपनी चर्चा के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि मुगलसराय पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर एक ऐसा जगह है जो कम से कम शिक्षा के लिए चर्चाओं में नहीं था। ऐसा माना जाता था कि अगर बच्चों को कंपटीशन बीट करना है तो कहीं बाहर किसी दूसरे लोकेशन पे जाना पड़ेगा। उसके साथ साथ एक और चैलेंज था, बड़े ब्रांड आजकल मार्केट में फिजिक्स वाला या और भी बहुत सारे कंपटीशन मार्केट में है। तो किस तरह से आपके दिमाग में ये ख्याल आया या आइडिया आया कि इस संस्था को शुरू करें? तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि इस चर्चा को शुरू करने के लिए आप अपने बारे में संक्षिप्त में कुछ दर्शकों को बताएं। उसके बाद प्रश्नों के माध्यम से इस चर्चा को हम शुरू करेंगे। धन्यवाद सोनू जी। जैसा कि सर ने बताया, मेरा नाम अंकित पांडे है और मैं यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में अपना थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन दे रहा हूँ। उसी क्रम में एक ड्रीम गुरुकुल एक कोचिंग है जिसके माध्यम से बच्चों को एक अच्छी शिक्षा प्रदान करने का एक मौका है और हम लोग लगातार उसके लिए प्रयासरत हैं। तो क्या कभी जब आप संस्था स्टार्ट करने के फेज़ में थे तो ये दिमाग में बात आई कि इतने बड़े ब्रांड्स और एक तो मुगलसराय में इस तरह का स्कोप नहीं है, पेरेंट्स का मतलब सोचते नहीं है कि मुगलसराय में भी बच्चे कंपटीशन को बीट कर सकते हैं। तो किस तरह से आप इस तरह के डाउट से निकले और आपके मन में क्या डर था शुरू में? तो मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाना चाहूँगा। ये संस्था सिर्फ अकेले मैंने नहीं शुरू की थी। इस संस्था में हमारे एक मित्र भी हैं और हमारे परम सहयोगी भी हैं, आदरणीय पुनीत मिश्रा जी। तो संस्था का जो कॉन्सेप्ट रहा है वो बनारस में कुछ प्लान कर रहे थे। मैंने उनसे निवेदन किया कि इसका एक सेंटर जो है वो मुगलसराय में भी होना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है भाई, मुगलसराय की जिम्मेदारी आपकी रही। और उसके बाद फिर चीज़ें धीरे धीरे अपना वो खैर अलग सेटअप रहा, अपना चले गए। फिर उसके बाद फिर मैंने वहाँ से इसको कंटिन्यू कर लिया चीज़ों को लेके। हाँ, अब रही आपके प्रश्न की बात, तो डर तो कुछ था ही नहीं क्योंकि विजन बड़ा ही क्लियर था कि अगर आपको लाभ के लिए कुछ काम करना हो तो डर तो बना रहता है। जब यहाँ पे लाभ एक बाई प्रोडक्ट मेरे लिए था तो मेरा साफ साफ मतलब ये था कि भाई अपना जो विजन है, और हमारा विजन बड़ा साफ साफ है कि एजुकेशन के लेवल में एड ऑन करना है, जहाँ पे उसमें थोड़ा सा बढ़ोतरी देना है, थोड़ा सा बढ़ोतरी देना है। जब ये उद्देश्य मन में आ गया तो फिर उस चीज़ों का डर तो रहा ही नहीं कि हर साल ऐसा रहता है। तो मेरे लिए वो एक्सटर्नल चीज़ें थी वो जो कभी भी मुझे काफ़ी परेशान नहीं कर पाई चीज़ों के लिए। नगर में और भी कुछ संस्थाएं हैं, तो क्या आप कभी कोई स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं कि उनसे बेहतर कैसे करना है और किस तरह से अपना परफॉर्मेंस कम से कम उस संस्थाओं से बेहतर होता है कि हमारे पास संख्या हो? सुनो जी, एक बात तो ये है कि एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन मैं आपसे बहुत ही दिल से बात बताऊं तो मैं ये जरूर प्लान करता हूं कि मुझे आज से बेहतर कल करना है या कल से बेहतर मुझे आज करना है। बाकी कोई लोग क्या कर रहे हैं इसके बिंदुओं पे अगर हम जाएंगे तो थोड़ा से वो हमको लगता है कि वो हमें एक कदम पीछे लेके जाएगा। बेहतर है कि आप अपने लिए ही चीज़ें बनते रहें, बेंचमार्क बने, आप खुद ही उसको रोज एक एक कदम आगे बढ़ते जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नंबर्स वगैरह की बातें अगर जैसे मैंने बताया ना कि नंबर्स के चक्कर में पड़ेंगे तो बड़ी मुश्किल आ जाती है, क्योंकि फिर आप फिर कुछ ऐसी चीज़ें कर बैठते हैं जो सही इथिकल नहीं रहती है। जब आप एक नोबल प्रोफेशन में हैं, जब आप एजुकेशन एक नोबल प्रोफेशन है, जब उसमें है तो आपकी प्रैक्टिस जो है ना बहुत ही इथिकल होनी चाहिए। नंबर्स बढ़ाना या फी का कुछ ऐसा कर लेना या वहाँ से बच्चों को यहाँ लेके आ जाना या ऐसा कुछ करना, तो ये मेरे कभी प्रैक्टिस का मेरे हिस्सा नहीं रहा है। और मुझे लगता है कि शायद जैसे आपने कहा कि एक सफलतम संस्थान का मैं एक हिस्सा हूँ, तो शायद ये इसके पीछे का एक बड़ा कारण रहा है चीज़ों पे। कितने साल संस्था को आपको चलाते हुए हुआ? 2015 से ये संस्था यहाँ पे चल रही है। 2015 से अभी 2024 है। तो अगर आप इन 8 या 9 सालों का अगर आप आकलन करते हैं, बिल्कुल अगर कोई साल 2 साल काम कर रहा है तो एक बार वो कुछ न कुछ आकलन करके एक सेटिस्फैक्शन वाले जोन में जाना चाहता है ताकि उसको एक अप ट्रेंड दिखे कि नहीं, मैं जो भी काम कर रहा हूँ उसमें ग्रोथ दिख रहा है। तो अब तक के इन 8-9 सालों में आज आप किन तरह की उपलब्धियों को देख पाते हैं?
जहाँ से आपने शुरू किया था और अब तक? एज एडुकेटर मुझे लगता है कि जब बच्चे जो करने के लिए हमारे पास जुड़े हुए हैं या फिर जो जिस उद्देश्य से हमने ये काम हम कर रहे हैं या करने शुरू किया था हम लोगों ने, अगर उसमें बच्चों के रिजल्ट्स आ जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन हो जाता है। स्टार्टिंग में ऐसा होता था कि हमारे पास लिमिटेड एक्सेस होता था, स्टूडेंट या पेरेंट्स वही बिलीव करते थे जो थोड़े से मतलब हमसे डायरेक्टली अटैच होते थे या थोड़े कन्फ्यूजन में रुक जाते थे यहाँ पे। तो बहुत ही कम ऐसे लोगों के साथ हमें काम करने का स्टार्टिंग मौका मिला, लेकिन धीरे धीरे ये बिलीव बढ़ता गया तो उस तरह के बच्चे भी आने लगे, टीचर भी लगातार उस हिसाब से रहे, फिर हमारे भी एफर्ट्स लगे। तो जब सभी लोगों ने मिल के एक डायरेक्शन में काम करना शुरू किया तो रिजल्ट आने लगे। और रही बात की जो करना चाहते हैं वो कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, तो मैं बताऊँ कि निश्चित तौर पे संतुष्टि का लेवल तो कभी भी नहीं पूरा होना चाहिए, और खैर है भी नहीं, लेकिन हाँ, जो आज के डेट में कुछ प्लान करता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, बहुत हद तक वो कर पाता हूँ। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है कि ये चीज़ें हैं। जैसे अभी हाल ही में आपने देखा कि आईसीएसई बोर्ड का रिजल्ट आया, बच्चों का परफॉर्मेंस ठीक था, बढ़िया था, लेकिन पिछले 2 साल से मैं अगर अपना असेसमेंट आपको देखूं तो ड्रीम गुरुकुल काफ़ी चर्चा में है। तो चर्चा में होने की वजह क्या है? किन कारणों को आप मानते हैं कि नहीं? क्या मार्केटिंग है या आपने प्रमोशन में बहुत सारे पैसे लगा दिए या कुछ और स्ट्रैटेजी आप अपनाते हैं जिसकी वजह से आप चर्चाओं में हैं? अगर आप कंपैरिजन करें तो शायद मेरे जो एडवर्टाइजमेंट हैं जिसमें मैं पैसा खर्चा करता हूं वो बाकियों के मुकाबले सबसे कम होंगे, ठीक है। और बड़ी साफ मैंने बताऊं कि इसके लिए कोई अलग स्ट्रेटजी नहीं है। साफ है कि जो बच्चा है वो उसके क्वालिटी कंटेंट उसके लिए मिलना चाहिए। एक उस बच्चे के लिए एक अच्छे टीचर की व्यवस्था करना, एज अ हेड ऑफ दिस इंस्टीट्यूट तो मैं वो इंश्योर करता हूँ। बच्चे को अच्छा कंटेंट मिलना चाहिए, उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, लगातार लगे रहना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप अपने कंफर्टेबल जोन में हो जाए। जिन चीज़ों को बेहतर करने के लिए हम लोग बच्चों को गाइड करते हैं, सबसे पहले तो उसको खुद ही इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, अनुशासन में खुद ही रहना है। उनके लिए बैकअप का लगातार प्लानिंग करना, एनालिसिस करना, तो बहुत ढेर सारे काम रहते हैं जो हमें करने के लिए रहते हैं। अगर हम अपनी चीज़ों पे काम करें तो मुझे नहीं लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा बाहरी चीज़ों पे सोचने की जरूरत रहती है। फिर वो पेरेंट्स आ जाते हैं, पेरेंट्स 10 को खुद ही रिकमेंड करेंगे, बच्चे 10 को खुद ही बताएंगे, तो ये मामला फिर वो बढ़ने लगता है, क्योंकि आप खुद भी शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इतना अच्छा काम आप खुद भी कर रहे हैं। तो अगर आपने कुछ नोटिस किया है तो मतलब कि सच में कुछ बेहतर हुआ है, ठीक है। तो यही बस एक कारण है जहाँ पे हम हमारा जो इंटरनल सिस्टम है उसको हम बहुत ही स्ट्रांग रखना चाहते हैं। जो एक पेरेंट्स आते हैं क्योंकि वो पैसे देते हैं, और सब लोग इतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं कि वो सारा फीस इतनी आसानी से दे लें। कुछ लोगों के लिए वो थोड़ी दिक्कत रहती है, अमूमन मैक्सिमम लोगों के लिए ये समस्या रहती है। तो मेरा बस ये रहता है ना कि उस पैसे के बदले उनकी नज़र में पहले मैं बच्चों को थोड़ा से चीज़ें कर पाऊँ। दूसरी बात है कि ये हम यहाँ पे बच्चों के लिए फ्यूचर क्रिएट कर रहे हैं, उनका करियर बनाने का काम कर रहे हैं। तो ये तो बड़ा महापाप हो जाएगा कि अगर उस दौरान हम बैठे हुए हैं। हमारी कोचिंग की क्लासेस अमूमन इवनिंग की रहती है और 3-4 घंटे में सारा चीज़ें रहती है, लेकिन सुबह से लेके ही और रात में देर रात तक लगातार उनके लिए तैयार करना, कंटेंट पे काम करना, टीचर के साथ मीटिंग करना, उनकी परफॉर्मेंस को देखना, जब क्लासेस चल रही होती तो जा के उनको देखना कि क्या क्या समस्या है, उनके साथ इंटरेक्ट करना। तो बहुत ढेर सारे ऐसे पॉइंट्स रहते हैं जिस पे हमें लगातार फोकस करना पड़ता है। एक रियल टाइम में क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, जो मेरा अनुभव रहा है कि संस्थाएं एडवर्टीजमेंट कर देती हैं, प्रचार प्रसार कर देती हैं, और कई बार वो एडवर्टीजमेंट इतना आकर्षक होता है कि पेरेंट्स के मन में ये लालच आ जाता है कि शायद अगर मैं इस संस्था से अपने बच्चे को जोड़ता हूँ तो उसका भी भविष्य बेहतर हो जाएगा। लेकिन कई बार बच्चों की जो साइकोलॉजिकल एक तरह से कहते हैं या मेंटल स्ट्रेंथ कह सकते हैं, उस लेवल पे नहीं होता कि वो कॉम्पिटिशन में बैठ पाएँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कमज़ोर होते हैं, लेकिन सबका अपना एक एरिया होता है और उस एरिया में वो फिट नहीं बैठते हैं। तो क्या कभी आपके इंस्टीट्यूट में भी ऐसी चीज़ें आई कि कोई पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ आए और आपको लगा हो कि यार प्रॉमिस तो मैंने कर दिया कि मैं फ्यूचर ब्राइट कर दूंगा, लेकिन शायद ये मेरे संस्था में या मेरे क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठता है, तो उसको आप मना कर देते हैं या उस बच्चे को किस तरह से आप हैंडल करते हैं? देखिए, ये आपने बड़ा ही सही प्रश्न पूछा और बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन है ये।
काउंसलिंग मैं ही हैंडल करता हूँ। हमारे यहाँ कोई अलग से काउंसलिंग, क्योंकि काउंसलर का काम जो रहता है, काउंसलिंग मतलब जो इंक्वायरी आती है, जो एडमिशन का टाइम रहता है, तो वो मैं ही फ्रंट डेस्क पे बैठा रहता हूँ, मैं उसको डिस्कस करता हूँ। वो इस वजह से भी है कि कहीं कुछ उनके साथ कोई फॉल्स कमिटमेंट ना हो जाए, ठीक है। तो बच्चा जब आता है हमारे पास, तो एक तो पहले बच्चे को मौका देना एक अच्छी बात है। अब वो अच्छा कर रहा है, खराब कर रहा है, ये कुछ दिनों के बाद पता चलता है। तो हमने बड़ा ही एक ओपन इंटरेक्शन सिस्टम रखा हुआ है पेरेंट के साथ कि भाई आपको, मतलब आप तो वैसे हमेशा आ सकते हैं, लेकिन एक बार महीने में तो आपको विजिट करना ही करना है, ठीक है, ताकि आप उनकी परफॉर्मेंस को देख सकें। बहुत समस्याएं रहती हैं। मान लीजिए कि अगर कंपटीशन, जिस बच्चा कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहा है, उसके लिए अगर मान लीजिए उदाहरण के तौर पे 100 नंबर कट ऑफ के लिए चाहिए, और बच्चा लगातार 3-4 एग्जाम टेस्ट में या मॉक टेस्ट में अगर वो 25-30 का स्कोर कर रहा है ना, तो ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि नहीं, फिलहाल इसको बेसिक सही करने की जरूरत है। तो हमारे यहाँ बैच अलग रहती है, हम उनको स्विच करते हैं, बैच में चेंज करते हैं, उनका चेंज करते हैं। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती आप फाउंडेशन के लिए आए हैं या आप IIT JEE के लिए आए हैं, आप नीट के लिए आए हैं, किसी चीज़ के लिए आए हैं, तो आपको जबरदस्ती उसमें रगड़ा जाए और आप बार बार परेशान होते रहें। तो फिलहाल उनको थोड़ा बैकअप क्लासेस के लिए थोड़ा एक उनकी बैच को चेंज किया जाता है, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट को फिर से समझाया जाता है। फिलहाल उनके कॉन्फिडेंस लेवल को इन्हांस करने का, बूस्ट करने का काम हम लोग करते हैं। बाकी जैसे अगर वो बूस्ट कर जाते हैं, चीज़ें हो जाती हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं हो पाती तो कम से कम एकेडमिक्स लेवल पे तो अच्छा परफॉर्म करना जरूर, मतलब तो इंश्योर तो हो ही जाता है। अगर मैं एजुकेशन या कंपटीशन के इन्वायरमेंट की बात करूँ मुगलसराय में, तो चूँकि 8 से 9 साल आपने यहाँ पे समय दिया है और इस दौरान आपने बहुत सारे चेंजेस देखे होंगे, तो इस कंपटीशन या कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग कितना चीज़ें बदली है यहाँ पे, और जो बड़ी कंपनीज हैं जो ऑनलाइन कोर्सेज जो लॉन्च कर रही हैं, उनसे किस तरह की चुनौती आपको मिलती है या किस तरह से आप उनको देखते हैं? देखिए, निश्चित तौर पे बदलाव बहुत हुआ है। पहले तो बहुत ही कम लोग अवेयर भी थे। जो अवेयर थे वो सीधे बाहरी शहरों में निकल जाते थे। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से ऐसा रहा है कि जो स्कूल टॉपर रहे हैं, चाहे सनबीम हो गया, केंद्रीय विद्यालय, किसी का स्पेसिफिक बात करें, तो अमूमन बच्चे यहाँ पे रुकने लगे हैं, पेरेंट्स भी बिलीव करने लगे हैं। तो वो चीज़ें तो बदली है निश्चित तौर पे। और देखिए, पेरेंट्स का ऐसा रोल रहता है ना, वो चाहते हैं कि अपने बच्चे को सबसे सर्वोच्च चीज़ हम प्रदान करें, भले ही हम अपने 2 रोटी कम खा लेंगे। तो वो कोई अपने डिसीजन में कभी भी वो मिस्टेक नहीं करना चाहते। तो अमूमन वही बात होती है ना कि जो दिख रहा है मार्केट में, जिनके रिजल्ट्स आए हुए हैं या जिनके ऐड सबसे ज़्यादा दिख रहे हैं, तो अमूमन लोग उसी की तरफ मूव करते हैं। बट अभी क्या है, ये ट्रेंड बदला है। अब हमारे यहाँ बहुत सारे लोग रुकने लगे हैं, जो जिनके पास है पैसे, जो भेज सकते हैं दुनिया के, मतलब भारत के किसी भी कोने में अच्छी पढ़ाई के लिए भेज सकते हैं, वो भी पेरेंट्स यहाँ पे रुकने लगे हैं। जिनके पास नहीं है वो भी अपनी चीज़ें कर रहे हैं। तो उनको पैसा है कि नहीं, एक संस्था ऐसी है जो अच्छा काम कर रही है, तो वो विश्वास होने लगा है। तो ये थोड़ा सा आसानी हो गया है जी। बाकी जो ऑनलाइन कोर्सेज या जिनके आपने जिक्र किया, निश्चित तौर पे वो बड़े संस्थान हैं, उनके पास बहुत बड़ा सिस्टम है। हम कुछ चीज़ों में उनके साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो मैंने पहले उधर अपना दिमाग लगाना ही छोड़ दिया है। तो मैंने ये सोचा है कि भाई साफ साफ हम एक काम तो कर सकते हैं। जो बच्चा आया है हमारे यहाँ, साफ साफ सिंपल पढ़ाई के लिए बच्चा आया है, पढ़ने के लिए आया है, उसको एक अच्छी टीचर की व्यवस्था करना, उसके संबंधित जितने भी डाउट हो वो क्लियर होने चाहिए, उसको सबसे अच्छा कंटेंट मिलना चाहिए, मटेरियल मिलना चाहिए, इसकी व्यवस्था करना। अब हम कह रहे हैं कि आपकी पढ़ाई और आपने एनिमेटेड वीडियो बना के आप लोगों को लेक्चर समझाएं, इसके बाद में, या फिर हमने आपको बोर्ड पे इंटरेक्ट करके अगर चीजें समझाई है, तो मेरे पास जो है, हमने उस सिस्टम को हमने बेहतर करना शुरू किया। ना कि भाई वो ऐसा करें तो मुझे भी कूदना चाहिए, नहीं। तो फिलहाल हमने उस तरह करना शुरू किया। और दूसरी बात रही कि अगर हमारा इंटरनल सिस्टम ज़्यादा अच्छा रहेगा तो हमें साफ साफ कहावत है ना कि अगर शरीर कमज़ोर होता है तो बीमारी आती है। जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल, जब आप मानसिक रूप से कमज़ोर रहेंगे तो ये सब चीज़ें आपको परेशान करेंगी। तो हमारा मानसिक लेवल अभी ठीक चल रहा है, ठीक है, तो उसमें विशेष समस्या नहीं है। एक संस्था के तौर पे अगर हम बात करें कि किसी को अगर ऑफ़र करते हैं कि हमारे पास बेहतर टीचर है, तो सारी संस्थाएं यही क्लेम करती हैं कि हमारे पास भी बेहतर टीचर है। तो अगर सीधे सीधे लोगों को बताना होगा तो आपकी कोचिंग की, आपकी संस्था की USP क्या है, क्या यूनिक है ऐसा जिसके चलते लोगों को यहाँ पे आना चाहिए? बच्चों को सफलता के लिए एक बेहतर टीचर होना एक हिस्सा है,
इसके लिए बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो उनको इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, पैरेलल चाहिए होता है। बच्चों का सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है, बच्चों का डेडिकेशन होना चाहिए, उसमें चीज़ें रहनी चाहिए, बच्चों को अच्छा मटेरियल मिलना, अच्छा टीचर, इस तरह के लगभग कई बिंदु रहते हैं जो इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। उसमें से एक अच्छा टीचर होना एक बात है। हमारी अगर आपने विशेषता की बात करी तो हम ये चाहते हैं कि ये सभी पॉइंट बच्चों का सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसके लिए उनको बूस्ट करना, उनको समझाना, उनसे बात करते रहना, उनको अलग से इंडिविजुअल सेशन देना। तो ये चीज़ें रहती है कि हम उस सभी बिंदुओं को जागृत करना चाहते हैं उनके अंदर। क्योंकि सिर्फ एक अच्छा टीचर मिल जाए और बच्चा सेल्फ स्टडी ही नहीं कर रहा है तो कुछ भी नहीं होने वाला है। बच्चे के अंदर डेडिकेशन ही नहीं है तो कुछ भी नहीं अच्छा, बच्चा कंसिस्टेंसी मेंटेन ही नहीं कर पा रहा है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो बाकी लोग बार बार लिख देते हैं कि हाईली या मोस्ट एक्सपीरियंस्ड टीचर, बट ये मुझे साफ साफ है कि ये सिर्फ एक बाकी बिंदुओं की तरह एक और बिंदु है। कुछ सवाल आपके व्यक्तिगत जीवन से कि आपने कोचिंग को ही क्यों चुना, और बहुत सारे अवसर थे जो आप एक्सप्लोर कर सकते थे, लेकिन इस फील्ड में आने की खास वजह क्या थी? मैं कुछ न कुछ एजुकेशन के फील्ड में करना चाहता रहा हूँ और कोचिंग से पहले से मैं इसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। कोचिंग और उसके पीछे का भी कारण है क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मुझे थोड़े से मौके कम मिले या फिर अवेयरनेस थोड़े से कम थी, तो मुझे लगा कि बाकियों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, तो मैंने थोड़ा सा अपनी चीज़ों को उसमें अपना लगाया। कोचिंग, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि कोचिंग मेरी डायरेक्ट प्लानिंग नहीं थी, ठीक है। वो हमारे एक मित्र थे तो उनके साथ हम लोगों ने मिलकर प्लानिंग किया। हाँ, जब हम जुड़ गए इसमें तो मुझे भी मज़ा आने लगा और आज के डेट में हर रोज़ एक नया दिन रहता है और मैं दिल से बताऊं तो बहुत मज़ा आता है। मुझे उस 3-4 घंटे का ना मुझे बहुत एक्साइटमेंट रहता है, वो इंतजार रहता है ना, हर बच्चे को नोटिस करना, उनसे बात करना, उसको समझाना, जरूरत पड़ी तो थोड़ा से सॉफ्टली उसको डांटना भी, तो बहुत अच्छा लगता है चीज़ों पर, अब मज़ा आता है। अगर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ऐसे कौन सा अपग्रेडेशन आप अपनी संस्था के साथ करना चाहते हैं भविष्य में, और लगता है कि नहीं मुगल सराय में भी उस तरह की सुविधा हमारी संस्था के पास होनी चाहिए ताकि हम बच्चों के साथ और थोड़ा कुछ बेहतर कर पाए? निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि बच्चों का इंटरेक्शन एकेडमिक्स के अलावा और भी चीज़ों के साथ होना चाहिए, जिसमें ज़रूरी रहता है कि उनके खुद के पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात की जाए, ठीक है, उनके खुद की काउंसलिंग की बात की जाए और अच्छे लेवल पे बात की जाए, अच्छे कंटेंट के साथ बात की जाए। तो इन चीज़ों को हम बहुत जल्दी ही ऐड ऑन करने वाले हैं चीज़ों सिस्टम में, और बाकी जैसे जैसे चीज़ रहेगी तो बेहतर टीचर होता है, फिर और भी बेहतर टीचर रहते हैं, एक सिस्टम रहता है तो और भी बेहतर। ये तो ये भौतिक चीज़ें ये तो आती जाती रहेंगी, लेकिन जो मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा और हम ऐड ऑन करना चाहेंगे तो वो ये ज़रूरी चीज़ें हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपके जो भी क्वेरी होंगे या आपके जो भी डाउट्स होंगे हमारे इस कॉन्वर्सेशन के माध्यम से आपके वो डाउट्स क्लियर होंगे, और अगर आपको फर्दर कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आप अंकित सर से बात कर सकते हैं। जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं वहाँ पे आप चैनल को सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो करें, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्ते।